हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। जी हाँ, इतना ही नहीं, बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है जो आपके सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि उनमें दिए गए हैं सैंपल पेपर्स, बहुत सारे सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, एमसीक्यूज, मतलब कि जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, कहते हैं ना जादू का मंत्र है वो बुक्स। तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां लिंक दी गई है और उनको देखिएगा। वो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी पूरी सहायता करेंगी और यही हम चाहते हैं कि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं अब इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक, जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है वितान, उसका पाठ 3 शुरू कर दिया है। नाम है अतीत में दबे पांव, लिखा है ओम थानवी जी ने, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बताया है। जो भी अवशेष मिले हैं उनके माध्यम से ये जाना गया है कि वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व की ये सभ्यता है और इतने वर्ष पुरानी होने के बाद भी उसमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके का घर, स्नान घर सब हुआ करते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो प्रश्न दिए हैं उन्हीं का समाधान इस वीडियो में करने वाले हैं, जिससे कि आपको जब ये आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो आप कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। तो कभी घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी बड़े प्रश्न के 3-3 प्रश्न बन जाते हैं, कभी 3 प्रश्नों का एक ही प्रश्न बन जाता है। तो आप घबराना मत, भ्रमित मत होना, कंफ्यूज मत रहना, बिल्कुल भी। प्रश्न के अर्थ को समझ लो। प्रश्न का जो अर्थ यदि आपने समझा, और आपको समझना ही है, तब आप किसी भी प्रकार के उत्तर को दे सकते हो। कब? जबकि आपको पाठ का सार या समरी या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, फिर कोई कुछ भी पूछ ले हम तो बता देंगे। जैसे यदि रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता या कुछ भी उससे रिलेटेड या कोई भी ग्रंथ, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरितमानस हो, इन यदि हमने ये पढ़े हैं तो हमसे कोई पूछ ले भाई राम कौन थे, सुग्रीव कौन थे, अंगद कौन थे, जामवंत कौन थे, ठीक है, या किसका कौन, नील नल कौन थे, तो ये सब बातें तब हम उनका उत्तर दे पाएंगे जबकि हमने वो पढ़ा होगा। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जो प्रश्न आते हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाएंगे। परीक्षाओं में बेशक जो एनसीईआरटी आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए रहते हैं वो एज इट इज नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम इनको सॉल्व ही ना करें, क्योंकि इनसे ही कई प्रश्नों का निर्माण होता है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर और जानते हैं हर एक प्रश्न का अर्थ। जब प्रश्न का अर्थ जानेंगे तो उत्तर हम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। क्लियर? देखिए, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? उन्होंने ये साफ साफ कहा है ओम थानवी जी ने कि सिंधु सभ्यता बहुत, मतलब क्या थी, संपन्न थी। वहां पर नियोजन, समाज में पूरी तरह से सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, दिखावटीपन नहीं था। कैसे? यही तो बताया उन्होंने। क्या बताया है कि सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की व्यवस्था, साधन और नियोजन के विषय में बहुत चर्चा हुई है। इस बात से सभी प्रभावित हैं कि हाँ, वहां की सभ्यता व्यवस्थित थी, वहां की अन्न भंडारण की व्यवस्था, वेयर हाउसेस जैसे अब होते हैं वो पहले से ही थी, बड़े बड़े भवन भंडारण बना दिए जाते थे। साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था, जल या स्नान घर से किस तरह से नालियों में बहाया जाता था और नालियों को भी कवर्ड किया जाता था, ढकी हुई होती थी, और अत्यंत विकसित और परिपक्व थी, मैच्योर्ड थी। ठीक है, परिपक्व हिंदी शब्द है, मैच्योर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हर निर्माण बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया गया था। सीरियसली, जो भी कार्य किया गया था, घरों का निर्माण वास्तुशास्त्र के हिसाब से किया गया। हर एक जो व्यवस्था थी वो एकदम टॉप लेवल की थी, बहुत सोच समझकर बुद्धिमानी से किया गया। ये सोच कर कि यदि सिंधु का जल बस्ती तक फैल भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। ये भी सोचा कि मान लीजिए कभी कोई भी बनता है तो उसमें कभी ना कभी कमी तो आ ही जाती है, कुछ ना कुछ तो उसमें खराबी आ जाती है। तो यदि कभी इन फ्यूचर कुछ तोड़ फोड़ भी हो जाए तब भी बस्तियों तक ना पहुंचे। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इस सभ्यता की संपन्नता की बात बहुत ही कम हुई है कि सभ्यता जो है
और उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत कम चर्चा हुई है। वस्तुतः इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस सभ्यता की चर्चा की गई है। क्लियर हुआ? और साथ ही साथ क्या कहा है? साथ ही साथ ये भी कहा है कि व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी मिलती है। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिली है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता कि वो दिखावटी प्रवृत्ति के हों, ऐसा बिल्कुल भी प्रमाण नहीं मिले। संभवतः वहां की लिपि पढ़ ली जाने के बाद इस विषय में अधिक जानकारी मिले। वहां की लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। हो सकता है कि भविष्य में इस लिपि को पढ़ा जा सके और अधिक जानकारी इससे प्राप्त हो सके। समझ आया? इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां कोई आडंबर नहीं था, वहां सब कुछ सही था, फिर भी दिखावटी प्रवृत्ति नहीं थी। समझ आया? चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए और समझिए। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, मतलब जो सिंधु सभ्यता थी उसकी सुंदरता, उसका रख रखाव, उसका जो भी घरों का निर्माण, स्नान घरों का निर्माण, वास्तुकला, सब कुछ बेहतरीन था। और जो भी वहां था वो किसी राजा की सत्ताधारी होने के कारण नहीं था या धर्म के डर से नहीं था, बल्कि समाज का आपसी मेल मिलाप था और आपसी विचारधारा थी या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, है ना? यही बताया है। सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। आर्टिस्ट थे और अपने आप को एक साथ मिलकर विकसित होना चाहते थे। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन, नगरों का जो नियोजन था बहुत बेहतरीन था। धातु और पत्थर की मूर्तियां थी, पत्थरों की और धातु समझते हैं ना, मेटल्स की मूर्तियां थी। मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, जो भी बड़े बड़े नक्काशीदार जो बर्तन हुआ करते थे, बड़े बड़े, जैसे क्या कहते हैं उसको, कनाद कहते हैं, ठीक है, उन पर भी चित्रित रहते थे। वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां भी रहती थी। सुनिर्मित मोहरें, मोहरें मतलब जो सिक्के की तरह मोहरें थी, वो भी, उसमें भी कुछ छपा हुआ था, सुनिर्मित। आभूषण तथा सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप आदि सब कुछ इसे तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता है। क्या क्या? आभूषणों का, सुघड़ अक्षरों का, मूर्तियों का, वनस्पति, पक्षियों की छवियां, सब कुछ इसको क्या साबित करता है कि ये सिद्ध करता है कि ये तकनीकी सिद्ध से अधिक कला सिद्ध करता है, कि तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी के विकास से कहीं ज्यादा वहां के लोगों में कला का होना था। यही इसका मेन मतलब प्रसिद्धि का कारण था, सौंदर्य का कारण था। यहां से कोई हथियार नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहां अनुशासन जरूर था, परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं था। अब एक बात तो पक्की है कि किसी को भी अनुशासित करने के लिए उसकी कमान को टाइट करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर डंडा लेकर या चाबुक रहकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, उसको बार बार डांटने या कपाने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यक्ति को समझकर उसको समझाएंगे तो वो अवश्य समझेगा कि उसके मानसिक क्षमता, मानसिक स्तर को जब हम समझ जाएंगे और उस तरीके से यदि हम व्यक्ति को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। और ऐसा ही हुआ है कि किसी के डर से वहां अनुशासन नहीं था, बल्कि वहां था आपसी समझ। यहां पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन न करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिले। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है। किसी धर्म के डर से किसी ने काम नहीं किया, किसी राजा के डर से किसी ने काम नहीं किया, बल्कि किस तरह से किया, सब लोगों ने आपसी समझदारी से एक सा काम किया, एकजुटता के साथ किया, यूनिटी के साथ किया। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है। इन सारी चीजों से उसका सौंदर्य बोध बढ़ता है कि उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। जब सब एक साथ एक से रहते हैं तब उसको देखिए आप। जैसे हम सोलो सॉन्ग गाते हैं या ग्रुप सॉन्ग गाते हैं, कोई सोलो डांस करता है या ग्रुप डांस करता है, ग्रुप डांस में जब एक रिदम पर सब एक कदम होते हैं और उसी लय और ताल के साथ जब कदम उठते हैं तो वो चकाचौंध एकटक देखने पर हम विवश हो जाते हैं। ठीक वैसा ही एक घर सुंदर है, बहुत बढ़िया,
लेकिन सभी घरों का सुंदर होना, सभी घरों का एक सा होना, ये वहां की यूनिटी को भी दिखाता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था और ये बेहतरीन था, बेस्ट था। अगला प्रश्न है तीसरा, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी? वाह, अभी अभी हमने देखा ना कि वो किसी सेना या राजा के डर से सही नहीं थे, व्यवस्थित नहीं थे, किसी धर्म के नाम पर उनको डराया धमकाकर वहां की सभ्यता को अच्छा नहीं किया गया था। वो समाज पोषित था, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति ने मिलजुल कर काम किया। तो ये भी प्रश्न इसी तरह से पूछा गया है कि पुरातत्व के कौन से चिन्ह या कौन से सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित नहीं थी, किसी की तानाशाही नहीं थी, बल्कि समझ से अनुशासित थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वहां की व्यवस्था बहुत अच्छे से थी, सुव्यवस्थित था सब कुछ। तो सिंधु सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो भी अवशेष मिले हैं, और उनमें औजार तो हैं पर हथियार नहीं है, ठीक है। औजार और हथियार में अंतर पता है ना आपको? औजार मतलब जिनसे कुछ काम किया जाता है, जैसे कुल्हाड़ी हुआ, फावड़ा हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जिनसे काम किया जाता है। हथियार नहीं मिले जिनसे कि युद्ध हो या लड़ाई हो। तो ये औजार और हथियार में ये अंतर है। मोहन, अब क्या है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। कहीं का भी इतिहास देखें, किसी भी तरह से यदि हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हथियार अवश्य मिलते हैं। हथियारों का मिलना ये साबित करता है, ये प्रमाणित करता है कि वहां युद्ध आदि होता रहा है और हथियार के बलबूते पर जनता को काबू करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां तो हथियार मिले ही नहीं। इसका क्या तात्पर्य है? यही है, जैसे दूसरी जगह पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में ना तो भव्य राजप्रासाद मिले हैं, प्रासाद मतलब महल, ठीक है, प्रसाद मीन्स प्रभु ईश्वर की जो हम लेते हैं ना प्रसाद, पवित्र कोई भी वस्तु, प्रसाद मतलब भगवान की पूजा के बाद जो हमें मिलता है, भगवान की पूजा के बाद हम जो ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो होता है प्रसाद। प्रासाद मतलब होता है बड़े बड़े भवन। प्रासाद सिर्फ और सिर्फ आ की मात्रा का डिफरेंस है। प्रासाद मतलब बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े महल, ठीक। तो अब यहां क्या दिख रहा है? लेखक ने बताया है कि हड़प्पा संस्कृति में ना भव्य राजप्रासाद मिले हैं, राजाओं के बड़े बड़े महल नहीं मिले हैं, और ना मंदिर, मतलब ऐसा नहीं कि धर्म के नाम से उन्होंने किया हो, ना राजा और महंतों की समाधियां, ना किसी राजा की समाधि मिली है, ना महंतों की समाधि मिली है। तो मोहनजोदड़ो से मिला नरेश के सिर का मुकुट भी बहुत छोटा है, मतलब जो वहां का नरेश था उसका मुकुट भी छोटा ही था। अन्यथा जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी तो वेशभूषा ही अलग हुआ करती थी, इतना बड़ा मुकुट और वेशभूषा, मतलब लगता था कि अरे बाप रे ये कौन है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, सब कुछ नॉर्मल था और सभी समाज के हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। इन सब के बावजूद यहाँ अनुशासन जरूर था, जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता रखे हुए था। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि यह सभ्यता समझ से अनुशासित सभ्यता थी, ना कि ताकत से। समझ में आया? ये सब जब मिला कि ना तो कहीं हथियार मिले, ना तो कहीं किसी तरह के महलों का मिला निशान, ना ही राज मुकुट मिले, ना ही सत्ता जमाने के लिए कुछ ऐसा मिला, ठीक है, जबकि क्या मिला? पानी, साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता रखे हुआ था, सब कुछ एक रूपता थी, और ये समाज की आपसी समझ पर ही आधारित है। यदि समाज में से सिर्फ एक मात्रा अक्षर हटा दिया जाए तो समझ भी हो जाता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या आपसी समझ के आधार पर वहां की सभ्यता आज सबसे ऊंची और सबसे प्रसिद्ध सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। किसी के डर से अनुशासन नहीं था, किसी धर्म की आड़ में अनुशासन नहीं था, बल्कि आपसी समझ पर वहां के लोग अनुशासित भी थे और नगर में सुंदरता भी थी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिए और ध्यान से सुनिए। यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। अब जो भी टूटी फूटी सीढ़ियां थी अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। जा तो रही हैं लेकिन अधूरी रह गई, क्योंकि अब कहीं नहीं ले जा सकती, सब कुछ टूट गया है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव ये जरूर किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। समझ रहे हैं इस बात का? मैं अभी बताती हूं। वहां से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? अब हमें सिर्फ दिखाई क्या दे रहा है कि वहां के जो टूटे फूटे भवन थे, तो कुछ सीढ़ियों का निर्माण, जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, सीढ़ी है, और यहाँ पर यदि घर या भवन बने होते तो यहाँ पर हम पहुंच सकते थे, इस घर में हम जा सकते थे सीढ़ियों के सहारे। लेकिन अब चूंकि ये महल ही नहीं बचा है, तो अब ऐसा लगता है कि ये जो सीढ़ियां हैं बस आसमान की ओर झांकने के लिए रह गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया की छत पर खड़े हैं, क्योंकि उनकी विशालता, उनका सौंदर्य, उनका रख रखाव इतने अच्छे से था। उस सभ्यता के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और वो अपने आप में अमिट और सुंदर सभ्यता थी। हजारों वर्ष, लगभग 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता, जो कि आज भी अपनी समझ और अपनी कलाकारी और सौंदर्य के कारण सबसे बहुत अच्छी सभ्यताओं में मानी जाती है। वहां से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इतिहास को क्या देखेंगे, उसके भी पार झांका जा सकता है कि क्या था, क्या नहीं था, उसके और पहले क्या था। उस सभ्यता के मतलब सभ्यता को बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी प्रशंसा करते हुए लेखक ने यह कहा है। तो लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के अवशेष बिखरे पड़े हैं। जो भी कुछ अवशेष मिले हैं उनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ के मकानों की सीढ़ियां उस कालखंड तथा उससे पूर्व का एहसास कराती हैं कि ये तब निर्माण हुआ, उससे पहले क्या था, अच्छा ये होगा, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा ये हुआ होगा। ठीक है, जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी, इतिहास बताता है कि यहाँ कभी पूरी आबादी रहती थी, बहुत तरीके से यहाँ जन था। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम, सबसे पुरानी। यहाँ के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हम गर्व महसूस करते हैं कि जिस समय दुनिया में ज्ञान रूपी सूर्योदय नहीं हुआ था, उस समय भी इस सभ्यता में आपसी समझ थी। मतलब जिस समय ज्ञान रूपी सूर्योदय नहीं हुआ था, उस समय हमारे पास एक सुसंस्कृत और विकसित सभ्यता थी जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो सभ्यता, जो कि विश्व की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, जबकि ज्ञान और शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, फिर भी वो बेस्ट थी। किसी के डर से नहीं थी, धार्मिक आडंबरों के कारण नहीं थी, आपसी समझ से थी। हम कितना कुछ सीख सकते हैं जब सीखने की जिज्ञासा मन में हो ना, तो हम एक छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और एक लाइन ही हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन कब? जबकि हम सीखना चाहते हों। लेखक ने या आपके पाठ्यक्रम में इस पाठ का शामिल होने के पीछे यही एक उद्देश्य है कि इतिहास में भी आपने पढ़ाई होगा, डेफिनेटली आपने ये हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो सब पढ़ा है, लेकिन भाषा में इसको शामिल करने की क्या आवश्यकता थी, जबकि हिस्ट्री में ये चैप्टर्स हैं। बिल्कुल हमें पता है कि आपने पढ़े हैं, क्योंकि हमने भी पढ़े हैं। लेकिन अब भाषा में इस पाठ को शामिल करने के पीछे एक ही मेन उद्देश्य है कि आप सभी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जिनके कंधों पर समाज की जिम्मेदारी आने वाली है, वो इस बात को समझ सकें और लागू कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें कि जब उस समय इस तरह का सुसंस्कृत समाज हो सकता था, तो आज हम अच्छे समाज की स्थापना क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो आपने सुना होगा ना, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा। क्योंकि तुम्हारे कंधे बहुत मजबूत हैं, तो ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। उस समय हमारे पास एक सुसंस्कृत और विकसित सभ्यता थी, इसमें महानगर भी थे। इनको विकसित होने में भी काफी समय लगा होगा। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में, जैसे कि पहले हो जाया करता था वैदिक पुराणों में कि विश्वकर्मा जी ने पलक झपकते ही स्वर्ण नगरी का स्थापना कर दी, ऐसा नहीं था, बहुत समय लगा होगा। यह हमारे इतिहास को आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर देता है। उस समय का ज्ञान, उनके द्वारा स्थापित मानदंड, जो भी उन्होंने बहुत सोच समझकर व्यवस्था की होगी,
आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है, मतलब हम इनका पालन करें। आज हम इनको इमिटेट करके आज हम 5000 मतलब हजारों पुरानी सभ्यता का पालन करके भी वर्तमान को सुसंस्कृत बना सकते हैं, बशर्ते कि हम में सीखने की हो वो जिज्ञासा, बशर्ते कि हम वास्तव में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी ना हो, बल्कि हमारे साथ साथ सबके भले चाहने की हमारी भावना हो। ठीक है। तत्कालीन नगर योजना को आज की नगरीय संस्कृति में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। जो पहले था उनकी कुछ कहते ना कि अरे अरे पुराने लोग, अरे वो क्या जाने आधुनिक बातें क्या होती हैं। हमारे दादाजी तो जब देखो जब पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। अरे सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, पुरानी बातों में जो उन्होंने किताबों से प्राप्त नहीं किए। आज किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन मानवीय मूल्य गायब है। आज किताबें पढ़ पढ़कर 99% ला रहे हैं बच्चे, लेकिन उनमें सामाजिक मूल्यों की कमी है। किससे कैसा बात करना चाहिए नहीं पता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने के साथ साथ आप अपने अंदर इन मूल्यों को भी विकसित कीजिए, ताकि हमें भी आप पर गर्व हो, जैसा कि हो रहा है कि हाँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने भी वही बैठता है जो जिसमें आगे बढ़ने की ललक होती है। ठीक है। तो वेरी नाइस कि आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय को भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए कि जो भी टूटे फूटे खंडहर, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समय का भी दस्तावेज होते हैं। मतलब जो देखा भी नहीं है, जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हम नहीं थे उस वक्त, क्या हम थे 5000 वर्ष पूर्व? अरे हम तो 500 क्या 100 वर्ष पूर्व भी नहीं थे, हम तो अभी अभी आए 30-40 वर्ष पहले। ठीक है। तो अब हम कैसे जानेंगे? वहां के जो अवशेष मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं, उसी आधार पर हम जान सकते हैं। और ये भी बात बताई है लेखक ने कि वहां जो उस समय जो सिक्कों में या जो भी लिपि थी उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यदि लिपि पढ़ने में आ गई तो और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है। तो यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय का भी दस्तावेज होते हैं। मतलब प्रमाण होते हैं कि जो भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे मान लीजिए एक घर है और कुछ दिन वहां कोई नहीं रहा, कुछ महीनों तक कोई नहीं रहा, तो फिर कुछ लोग बाग आए जो छानबीन करते हैं कि अच्छा ये खाली घर कब से पड़ा है। फिर वहां के सामान को देखते हैं वो कि अच्छा यहाँ ऐसा व्यक्ति रहता होगा, उसके पास ये है, तो इसका संबंध इससे होगा। ठीक है। तो यही बात पता चलती है ना। तो ये क्या होता है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त खंडहर यह एहसास कराते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले कभी यहाँ बस्ती थी, लोग रहते थे। ये खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि इस आदिम शहर के किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। सुस्ता सकना समझते हो आप? रेस्ट कर सकते हैं। जैसे नहीं थक गए भाई सुस्ता लें, ये हमने सुना है, प्रयोग भी करते थे कि हाँ भाई थक गए अब सुस्ता लें थोड़ा। तो सुस्ताना मतलब रेस्ट करना। चाहे वह एक खंडहर ही क्यों ना हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। देहरी समझते हो? जो भी दरवाजा है उसका जो जहां से हम निकलते हैं दहलीज कहा जाता है उसको। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। बस भाव चाहिए, फीलिंग्स चाहिए। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुन झुन झुन सुन सकते हैं कि हाँ, महसूस तो कीजिए। जब हम किसी से दिल से जुड़ जाते हैं तो उसके बातों के कहने से पहले उसके चेहरे को पढ़ लेते हैं कि कुछ तो आज परेशानी में दिख रहे हो, बताओ जल्दी क्या हुआ। चाहे वो मम्मी हो, मम्मी तो समझती हैं, टीचर्स हो या हमारे फ्रेंड्स हो जो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भले हम उनसे कुछ छुपाएं लेकिन वो समझ जाते हैं कि क्यों, क्या हुआ बोलो जल्दी। मम्मी भी पूछ लेती है ना कि बताओ जल्दी, आज बताओ क्या हुआ आज क्लास में। तो मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, तो भले ही आप 12th में हैं लेकिन अपनी मम्मी के साथ अपनी बातों को डिस्कस किया करो कि आज आपने स्कूल में क्या किया, क्या कौन से टीचर ने डांट लगाई, फिर आपने क्या रिप्लाई किया। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। आप नहीं भी बताओगे तो उनको तो पता चलता ही है। इट्स बेटर कि आपकी जो बातचीत का तरीका है वो कंटिन्यूएशन के साथ बना रहे, कभी भी कम्युनिकेशन गैप ना हो।
तो रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं। इस तरह जीवन के प्रति सजग दृष्टि होने पर पुरातात्विक खंडहर भी जीवन की धड़कन सुना देते हैं। भले ही वो खंडहर हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं ना, दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। तभी तो कहते हैं जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। और ये सच है कि कोई व्यक्ति यदि सच्चा है ना, तो वो सबको सच्चा ही समझेगा, और बेचारा कभी कभी धोखा खा जाता है, लेकिन उसका साथ परमात्मा देता है। ठीक है, तो यहां बात वही की जा रही है कि जब हम खंडहरों को भी देखेंगे और समझने योग्य यदि हम हैं, तो उनमें भी हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। ये एक प्रकार के दस्तावेज ही तो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स, जो इतिहास के साथ साथ उस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं, जबकि हमने देखा ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हम सिर्फ वहां गए और हमें सब कुछ महसूस होने लगा कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हुआ होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट का काम ही करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा हो का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में, यहां उत्तर तो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन ये है आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आपकी थिंकिंग स्किल को डेवलप करने वाले प्रश्न, कि आपने भी किसी देश की यात्रा की होगी, देश की नहीं तो किसी जगह कभी ना कभी तो गए होंगे ना, अपने मित्रों के साथ, अपने मम्मी डैडी के साथ, भाई बहनों के साथ। छुट्टियों में जाते हैं, कभी हम ये चले गए तो कहीं गांव चले गए, जहां भी गए हो, कहीं भी गए हो, तो उस यात्रा का वर्णन आप मुझे बताएंगे। यहां तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन आपको भी बताना है, जिससे हमें लिखने की कुशलता का भी विकास हो हमारे अंदर, और साथ साथ हमें यह भी पता चलेगा कि हम जो बीत चुका है उसको याद रख पाते हैं या नहीं, या जो बीत गया उसको बस भूल जाते हैं। ठीक है, इस साल की गर्मियों की छुट्टियों में कक्षा के कुछ दोस्तों ने दिल्ली के लाल किले को देखने का कार्यक्रम बनाया। लाल किला किसने बनवाया था? श्री राम ने? कृष्ण ने? किसने? मुगल शासकों ने। तो अब वहां पर प्लान बनाया। निर्धारित तिथि को हम 6 दोस्त वहां पर गए, मतलब जो डिसाइडेड डेट थी उस पर हम सभी दोस्त पहुंचे। लाल किले को देखने के बाद मन में कल्पना हिलोरे मारने लगी, बहुत सारी कल्पनाएं, इमेजिनेशन होने लगा कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इसे देखकर मुगल सत्ता के मजबूत आधार का पता चलता है कि कितने अच्छे से जितने भी किले हैं, फोर्ट्स हैं, उन सब से मुगल शासकों की एकदम बेजोड़ मजबूती का पता चलता है। इतने विशाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जिस पर अत्यधिक धन खर्च हुआ होगा, है ना। आज भी क्या युगों युगों तक वो रहेगा। यह निर्माण उस समय के शांत शासन और समृद्धि के युग का परिचय कराता है कि वहां ऐसा कुछ नहीं था कि बेचारे लोग भूखमरी हो रही हो या कुछ। देखिए, हर समय लगा तो रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन वहां फिर भी इस आधार पर देखा जाए तो ये कहा है लेखक ने, इसका निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया। किले के अंदर अनेक महल हैं, उस किले में बहुत सारे अनगिनत महल हैं। दीवाने आम से लेकर दीवाने खास एक तक को देखकर मुगल बादशाह के दरबार का दृश्य सामने आ जाता है। हाँ, हुजूर पेश, है ना, किया जाए, दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कई तरह के, जैसे हमने कोई सीरियल्स देखे या नाटक देखे, तो वो उस समय जब हम लाल किले जाते हैं ना, तो वहां जब हम जाते हैं तो बिल्कुल सच में लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर बताया, और अभी मैं पढ़ रही तो मुझे भी ये फील हो रहा है कि हाँ, जब गए थे, जब देखा था तो ऐसा ही महसूस हुआ था कि हाँ, यहाँ ये बैठते होंगे, यहाँ बादशाह ये बैठते होंगे। ठीक है, तो यह किला मुगल प्रभुसत्ता का परिचायक है। आज भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। यह मेरे जीवन के सुखद अनुभवों में से एक है। ठीक है, इस तरह से हम हमारी यात्रा का वर्णन भी कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से उसका विवरण दे सकते हैं, जिससे हमारी लेखन कौशल में भी विकास होता है और साथ ही साथ हमारी थिंकिंग स्किल भी डेवलप होती है। समझ आया? वेरी गुड। अब है नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है। पाठक मीन्स पढ़ने वाले, कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं?
क्योंकि वहां बेहतरीन तरीके स्नानागार थे, नदियां थी, कुएं थे। तो क्या हम इसको सिंधु घाटी को जल सभ्यता कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, बताइए। पहले इसको मत देखिए, पहले आप बताइए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहा जा सकता है, क्योंकि वहां कुएं थे, बावड़ियां थी, बहुत अच्छे अच्छे स्नानागार थे, मतलब जल को वहां बहुत व्यवस्थित तरीके से सब कुछ था। तो क्या जल संस्कृति के नाम से कहा जा सकता है इसको क्या, या फिर लेखक ने जो कहा है उसी आधार पर किया जा सकता है, कहा जा सकता है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था के अनुसार इससे लेखक ने जल संस्कृति की संज्ञा दी है। मैं लेखक की बात से पूर्णतः सहमत हूं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहने के समर्थन में निम्नलिखित कारण हैं, जो कि यहां पेश भी किए गए हैं। यह सभ्यता नदी के किनारे बसी है। मोहनजोदड़ो के निकट सिंधु नदी बहती है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पीने के पानी के लिए लगभग 700 कुएं मिले हैं। ये कुएं पानी की बहुतायत सिद्ध करते हैं कि कितना अधिक जल था, कितनी अच्छी व्यवस्था वहां पर थी। और तीसरा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार हैं। स्नानागार समझते हो, स्नान करने की जगह, वॉशरूम। ठीक है, एक पंक्ति में 8 स्नानागार हैं, जिनमें किसी के भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलते हैं, मतलब बहुत अच्छे से निजित्व बनाए रखने के लिए यह किया गया। कुंड में पानी के रिसाव को रोकने के लिए चूने और चिराड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है कि व्यर्थ में पानी ना रुके। साथ ही साथ है, जल निकासी के लिए नालियां और नाले बनाए गए हैं। नालियां भी ऐसी जिनको कवर्ड किया गया है, ढकी हुई, जो पक्की ईंटों से बने हैं, ये ईंटों से ढके भी हैं। आज भी शहरों में जल निकासी के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है और इस सभ्यता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मकानों में अलग अलग स्नानागार भी बने हुए हैं, बहुत अच्छे से सभ्यता का देखा जा सकता है। मोहरों पर उत्कीर्ण पशु, शेर, हाथी, गैंडा जल प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। ये सब जो पशुओं के जैसे जो मोहरें थी, जो सिक्के थे, उनमें शेर था, हाथी था, गैंडा था, ये अधिकतर जल प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो जल सभ्यता, लेखक ने सही कहा है कि हाँ, वहां जल की अधिकता थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको नाम दिया। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला है। साक्ष्य का अर्थ होता है प्रमाण या सबूत। ठीक है, सबूत भी कह सकते हैं। कोई लिखित नहीं मिला है सबूत। सिर्फ अवशेषों के आधार पर यह धारणा बनाई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव पैदा होते हैं? क्या लेखक ने या जो अब तक हमने इतिहास में पढ़ा है, क्या उसी के आधार पर हम उसको मानने लगे हैं, या कुछ और तरह की विचारधारा हमारे मन में उत्पन्न हो रही है? इन सब संभावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा कीजिए। जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो कई सारे विचार, क्योंकि मल्टीपल हेड्स हो जाते हैं ना एक साथ। लेखक ने लिखा एक विचारधारा के अनुसार, या उसने 100 तरीके से सोचा हो, लेकिन जब 5 या 10 या ज्यादा समूह में जब सोची जाती है कोई भी बात, तो मल्टीपल माइंड्स एकत्रित हो जाते हैं और कई तरीके से सोचा जा सकता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन रहता है, उसका बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य क्षेत्रों की खुदाई से मिले अवशेषों से मिलती है। यहाँ नगर योजना, मकान, खेती, कला, औजार आदि के अवशेष भी मिले हैं। इनके आधार पर ही एक धारणा बनाई गई है कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी, और वास्तव में थी। अनुमान लगाएं कि यहाँ की नगर योजना आज की शहरी योजना से अधिक विकसित थी। आज की वर्तमान जो कि इतना सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे विकास हो गया है, यहाँ पर मरुभूमि नहीं थी। कृषि उन्नत दशा में थी, पशुपालन व व्यापार भी विकसित था। समाज के 2 वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की परिकल्पना की गई है। मतलब यहाँ बंजर भूमि नहीं थी, रेगिस्तान रेतीली भूमि नहीं थी, पूरी उपजाऊ भूमि थी, जिससे खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, वस्तुतः ये सब अनुमान है। मोहनजोदड़ो के बारे में बनी अवधारणा के विषय में मेरा मत निम्नलिखित है। इस क्षेत्र में जो लिपि मिली है वह चित्रलिपि है। कोई ऐसा नहीं कि आ ई ई ABCD, इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है कि आखिर लिखा क्या है। अतः यह लिपि अपने में रहस्य छिपाए हुए है। यदि जब इस लिपि को पढ़ा जाएगा तो हो सकता है बहुत सारी बातें और सामने आ जाएं।
ठीक है, तो लेखक ने यही बताया कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अगला पॉइंट है, लिपि पढ़े ना जाने पर अवशेष ही किसी सभ्यता व संस्कृति के बारे में बताते हैं। अब जब लिपि पढ़ी ही नहीं जा सकती तो जो भी वहां के अवशेष रहे हैं, जो भी वहां के सामान चीजें चाहे वो कुछ भी हो, उनसे ही हम वहां की संस्कृति का पता लगा सकते हैं। इतनी पुरानी सभ्यता के तमाम चिन्ह सुरक्षित नहीं रह सकते। इस क्षेत्र की जलवायु एवं मजबूत निर्माण शैली के कारण काफी अवशेष ठीक दशा में मिले हैं। कई हजारों वर्ष पुराने भी अवशेष एकदम सही स्थिति में हैं। उन्हीं के आधार पर संपूर्ण सभ्यता और संस्कृति की परिकल्पना की गई है, और जो परिकल्पना की गई है वो हमारे हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि अवशेषों की जांच परख की गई होगी, बहुत बारीकी से उनको देखा गया होगा। इन सब से ही तो पता चला है कि सभ्यता इतने हजार वर्ष पुरानी है, क्योंकि कोई किताब या कोई लिखित सबूत हमें नहीं मिले हैं कि ये था, या हम जो भाषाएं जानते हैं उनमें हमें लिखित कहीं बहुत मोटे मोटे ग्रंथ मिल गए हों, वो भी कुछ नहीं मिला है। अवशेषों के आधार पर ही सभ्यता का अनुमान लगाया जा सका है कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है, और 5000 वर्ष पुराना होने के बाद भी इसमें कितने सुव्यवस्थित तरीके से समाज का निर्माण हुआ था। यहां पर हमने इन प्रश्नों को देखा, हर एक प्रश्न का अर्थ भी जाना और उत्तर भी। सुप्रिय विद्यार्थियों, यदि आपकी किसी भी टेस्ट में या परीक्षाओं में या फिर जीवन में आपसे यूं ही कोई पूछ ले कि भाई बताओ ना, मुझे नहीं पता हड़प्पा संस्कृति क्या होती है, मोहनजोदाड़ो क्या थी, तो आप बता देना कि हाँ, ये सभ्यता थी जो सुव्यवस्थित तरीके से थी, जहां कोई डर या धर्म के आडंबर नहीं थे कि जिसके कारण अनुशासन था, बल्कि समाज में आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी, जिससे समाज का निर्माण बेहतरीन तरीके से हुआ था। इसी प्रकार आप भी अपने बेहतरीन लक्ष्य को चुन सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री जो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री। और एक और बात मैं बता दूं कि अब बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन उसमें जाइए, वहां लिंक दी है जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये ई बुक्स और बुक्स कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।